नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 29 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे टाइटल्ड हेल्थ इन इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज करके तीनों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए एंड आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपने स्टेटमेंट पढ़ के आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 3 ओनली। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने यह रिपोर्ट रिलीज किया है। दोस्तों, ये एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे कोई रिपोर्ट्स हमारी मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। हमारी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया हूं, जब जीएस पेपर की आंसर राइटिंग में आप कोई फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, कितने परसेंटेज ये कैटेगरी में है, कितना परसेंटेज एजुकेटेड है, इलिटरेट है, ये सब की इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, राइट। तो अभी क्या रिपोर्ट आया है, हेल्थ इन इंडिया। देखो, इंडिया के हेल्थ के बारे में एक रिपोर्ट आया है, वो रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने, राइट। तो ये रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या है मैं बता देता हूं। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़े हो, समझे हो, तो इसके आंसर आराम से लिख पाओगे। वैसे देखो, इसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिलीज किया है, ठीक है। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू गैदर बेसिक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन इंडिया हेल्थ सेक्टर, ठीक है, इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट कंटेन्स हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर सेपरेट रिलीजियस कम्युनिटीज। देखो ये रिपोर्ट में एक एक रिलीजियस कम्युनिटीज में उनके हेल्थ कंडीशन क्या है, सेपरेट रिलीजियस कम्युनिटीज का सेपरेट देते हैं लोग। अब एक एक कम्युनिटी, जैसे क्रिश्चियन है, हिंदू है, जैन है, बुद्धिस्ट है, इसमें कितने लोग बीमार है, कितने की हेल्थ कंडीशन सही है नहीं है, यह सब इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसकी की फाइंडिंग्स देखते हैं। हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडिया, अराउंड 7.5% ऑफ इंडियंस रिपोर्टेड दैट दे वेर सफरिंग फ्रॉम एलिमेंट्स। देखो 7.5% ऑफ हमारे पूरे इंडिया में 7.5% लोग बीमार है, मतलब किसी ना किसी तरह का एलिमेंट है उनको, ठीक है, बीमारी है। वाइल इन रूरल इंडिया 6.8% है एंड अर्बन में 9.1। इसका मतलब है अर्बन में ज्यादा है। हमारी स्टेटमेंट में था मोर इन रूरल इंडिया, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, अर्बन में ज्यादा है, रूरल में नहीं। हेल्थ इंफॉर्मेशन रिलीजियस कम्युनिटीज, देखो ज़ोरोआस्ट्रियन कम्युनिटी रिमेन्स द मोस्ट ससेप्टेबल टू एलिमेंट्स। देखो ज़ोरोआस्ट्रियन कम्युनिटी जो है वो उनका सबसे ज्यादा है, ठीक है। 31.1% ऑफ ज़ोरोआस्ट्रियन रिपोर्टेड दैट दे वर सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट एट द टाइम द सर्वे वाज कंडक्टेड, ठीक है। जब सर्वे कंडक्ट किया था, ज़ोरोआस्ट्रियंस में सबसे ज्यादा बीमार लोग निकला, राइट। अब देखो बाकी कम्युनिटीज का भी परसेंटेज लिखा है, इधर पढ़ लेना। अब सेक्स प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन देखो, सर्वे शोज दैट विमेन रिमेन मोर ससेप्टेबल टू सफरिंग फ्रॉम एलिमेंट्स देन मेन, ठीक है। वीमेन में ज्यादा है, औरतों में ज्यादा है मेन से। रूरल इंडिया 6.1% ऑफ मेल सेड दैट दे वर सफरिंग फ्रॉम एलिमेंट्स, व्हाइल 7.6% ऑफ रूरल वुमेन सेड द सेम। ये सब पढ़ लेना, ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। जो मेन मैंने आपको बता दिया, राइट। तो हमारी आंसर हो जाते हैं ऑप्शन 3 ओनली। वीमेन रिमेन मोर ससेप्टेबल टू suffering from ailments than men with respect to sex based classification. Question number 2. With respect to the Industrial Relations Code 2020, which of these statements are correct? वीडियो को पॉज करके चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा और आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1, 2 and 3 ओनली। दोस्तों, स्टेटमेंट 4 जो है, एज पर द कोड an industrial establishment needs to comply with the requirement of adopting standing orders only if it has 100 or more workers। देखो ये गलत है दोस्तों, ये चेंज हुआ है। ये 100 का जो वैल्यू है वो 300 हो चुका है नया कोड में, राइट। देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड seeks to amalgamate and combine 3 major laws governing employee-employer relationship। देखो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स को गवर्न जो करते थे 3 मेजर लॉज इंडिया में, कौन कौन सा था, इधर लिखा है। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो नया लॉ आया हुआ है इसमें देखो
डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, सारे जितने भी गैजेट नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको क्लियर मेंशनिंग होगा एक एक वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, वो क्या बताना चाहते हैं एक वर्ड का यूसेज के बारे में। आप देखो इसमें दिखा है लॉ में, इसकी गैजेट नोटिफिकेशन में, इंडस्ट्री का डेफिनेशन में, द कोड मोस्टली रिटेन्स द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री गिवन इन सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इन 1947, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सम चेंजेस। देखिए अब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है इसमें स्पेसिफिकली एक्सम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग, इंडस्ट्री को ये जितने भी लिखा है ना 1 2 3 4 5 ये सबको अवॉइड किया है, ये सब इंडस्ट्री में कवर नहीं होगा, ये जो एक्ट में कवर नहीं होगा। इसमें देखो हमारा हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज है, एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज है, तो ये हमारा क्वेश्चन में था खादी और विलेज इंडस्ट्रीज, आईडी एक्ट के द्वारा इंडस्ट्री काउंट नहीं होगा, ठीक है, जो खादी इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज है। और भी ये देखो, एनी एक्टिविटी बीइंग ए प्रोफेशन प्रैक्टिस बाय एन इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इफ द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इज लेस देन 10, अगर 10 बंदे से नीचे है पूरा एम्प्लॉय का जो काउंट, तब भी एक्टिविटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी एक्टिविटी बीइंग एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए क्लब और एनी अदर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी काउंट नहीं होगा इंडस्ट्री में, राइट। It states that workers on a fixed term are eligible for all statutory benefits available to permanent workers। देखो ये एक बहुत अच्छी बात है इसमें, जो फिक्स टाइम, जो फिक्स टाइम मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कुछ बंदे 1 साल के लिए काम करते हैं, कुछ 3 साल के लिए काम करते हैं, उनका जो देखो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है जो परमानेंट वर्कर्स को मिलता है ना, जितने भी बेनिफिट्स वो सब जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनको भी मिलेगा एज पर द न्यू लॉ, राइट। As per the code, an industrial establishment needs to comply with the requirement of adopting standing orders if it has only 300 or more workers। इसका क्लॉज 28 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर को कंप्लाई तभी करना है अगर एक कंपनी में, एक इंडस्ट्री में 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो, राइट। जो एक्सिस्टिंग लॉ है, जो प्रेजेंट लॉ था उसमें क्या था, 100 था वो, ठीक है, अब ये 300 कर दिया, राइट। तो हमारा आंसर है 1 2 एंड 3, स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस आर अवार्डेड एनुअली टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग इंडियन वर्किंग। वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शंस को ठीक से पढ़ लीजिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों सर शांति स्वरूप भटनागर ये कौन थे? ही वॉज एन इंडियन कॉलोइड केमिस्ट, एकेडमिक एंड साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सबसे पहला डायरेक्टर जनरल भी थे सर शांति स्वरूप भटनागर। उनको फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज इन इंडिया भी कहते हैं, राइट। यह सब वन लाइनर्स के लिए काम आता है, वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी लेवल में भी, राइट। द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से साइंस अवार्ड इन इंडिया गिवन एनुअली बाय CSIR, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इधर मिल गया हमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। अब देखो दोस्तों इस साल किस किस को अवार्ड मिला है। देखो ये अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल साइंस में मिला किसको, शुभदीप चैटर्जी को। किसके लिए मिला इधर लिखा है, पढ़ लेना। जोधपुर में डैश को मिला है केमिकल साइंसेस के लिए। इन द एरिया ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लानिटरी साइंस में अभिजीत मुखर्जी को मिला है। इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस में किसको मिला, अमोल अरविंद राव कुलकर्णी को। तो ऐसा वन लाइनर्स में काम आएगा। ये जो चारों लिखा है ये यूपीएससी लेवल में आपको नहीं पूछेगा, पर ये पूछा जा सकता है किन किन फील्डों में दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेस्पेक्ट टू डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज करके आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गलत है दोस्तों कोइंसाइडिंग विथ वर्ल्ड टूरिज्म डे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। ये देखो अपना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इनॉग्रेट किया है। एक 4 दिन का फेस्टिवल है टू प्रमोट एंड शोकेस रीजियंस टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज एंड बिजनेस। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रमोशन के लिए, उनका टूरिज्म बढ़ाने के लिए, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, उधर के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब देखो इनॉग्रेशन टुक प्लेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था। यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। was attended by यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, देखो DOEN
DNER मतलब डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इनके मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह जी है। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, ये सब स्टेट्स का चीफ मिनिस्टर भी इस मीट को अटेंड किया। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय DOENER। DOENER क्या है मैं बता दिया आपको, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शोकेसिंग एंड सेलिब्रेटिंग द रीजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। देखो नॉर्थ ईस्ट में जितने कल्चर है, जितने टूरिज्म है, ये सब देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, मतलब ये बताने के लिए, स्थापित करने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग नहीं है, इधर के भी जितने भी कल्चर है ये सब इंडिया के कोने कोने लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह की प्रमोशन है ये। द थीम ऑफ दिस ईयर्स इवेंट इज emerging delightful destinations and will be a virtual event due to the COVID-19 pandemic। ये इवेंट भी वर्चुअल होगा। इसकी थीम है द emerging delightful destination। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पॉज करके आंसर दे दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एमपीसी शुड बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर नहीं रहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। द आरबीआई हैज ए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विच इज टास्क्ड विथ फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग टूल्स लाइक रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, CRR एक्सेट्रा। दोस्तों वैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है ये क्या डिसाइड करते हैं? जितने भी इंटरेस्ट रेट्स है, राइट, जैसे रिवर्स रिपो रेट है, रिपो रेट्स है, बैंक रेट्स है, ये सब हमें ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन से पता चलता है, ठीक है। वैसे 4 to 5 टाइम्स एक साल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलते हैं, राइट दोस्तों। देखिए इसकी सेक्शन लिखा है इधर, ये पढ़ लेना। द एमपीसी इज इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग द डिफरेंट पॉलिसी रेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग MSF। MSF मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। वैसे MSF मतलब क्या है दोस्तों? जो बैंक आरबीआई से ओवरनाइट के लिए पैसा उधार लेते हैं उसको MSF बोलते हैं। तो बेसिकली यही है सिंपल भाषा में, जितने भी हमारा इकोनॉमी में, हमारी जो डेली लाइफ में हमें जो इंटरेस्ट रेट्स पता चलता है ना, जैसे बैंक लोन्स देते हैं किस इंटरेस्ट में, बैंक की जो डिपॉजिट कितने इंटरेस्ट में है, ये सब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करते हैं। ये लोग अपने डिसीजन से देश का इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये सब कंट्रोल करते हैं, राइट दोस्तों। अब कमेटी के बारे में देखते हैं। कमेटी विल हैव 6 मेंबर्स। कमेटी में 6 मेंबर रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑफ द 6 मेंबर्स गवर्नमेंट विल नॉमिनेट 3। गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी को नहीं भेजते हैं, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करता है। नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू द एमपीसी। क्लियर? द अदर 3 मेंबर्स वुड बी फ्रॉम द आरबीआई विद द गवर्नर बीइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। देखो इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन रहता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर रहता है, राइट। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी विल बी ए मेंबर। देखो वैसे डेप्यूटी गवर्नर कितने होना चाहिए आरबीआई का? 4 होना चाहिए। प्रेजेंटली 3 है। अब जो डेप्यूटी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज है वो रहेगा इसका और एक मेंबर, ठीक है। द गवर्नमेंट नॉमिनीज टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विल बी सिलेक्टेड बाय ए सर्च कम सिलेक्शन कमिटी अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। ये हमारे क्वेश्चन में था तो ये सही निकल गया। अब देखो गवर्नमेंट नॉमिनीज टू द एमपीसी विल बी सिलेक्टेड। ये नॉमिनीज को सिलेक्ट कौन करते हैं? एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर। इसमें ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है, आरबीआई गवर्नर, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एंड 3 एक्सपर्ट्स इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और बैंकिंग और फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी एसेट मेंबर्स। अब देखो इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में मेंबर्स कौन कौन है? इधर लिखा है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, आरबीआई गवर्नर है, इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी है एंड 3 अदर एक्सपर्ट्स भी है। Members of the MPC will be appointed for a period of 4 years and shall not be eligible for reappointment। ठीक है, 4 साल के लिए होता है, इनको रीअपॉइंट नहीं करते हैं, 1 टाइम अपॉइंटमेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। डिसीजन विल बी टेकन बाई मेजोरिटी वोट विथ ईच मेंबर हैविंग ए वोट, राइट, सबको वोट है। अब आरबीआई गवर्नेंस रोल क्या है? आरबीआई गवर्नर कमेटी को चेयर करते हैं तो पता ही है। द गवर्नर हाउएवर विल नॉट एंजॉय ए वीटो पावर टू ओवररूल द अदर पैनल मेंबर्स बट विल हैव ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ ए टाई। देखो कोई वीटो पावर आरबीआई गवर्नर के पास नहीं है एमपीसी के अंदर, पर उनके पास एक कास्टिंग वोट है। कास्टिंग वोट मतलब क्या है दोस्तों? अगर देखो 6 मेंबर्स में 3 ने एक मोशन का सपोर्ट किया, 3 सपोर्ट नहीं किया कोई भी एक पॉलिसी का, तो तब आरबीआई गवर्नर बोल सकता है, एक कास्टिंग वोट दे सकता है, राइट। तो यही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में।
तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। ये कल का क्वेश्चन था कुरिल आइलैंड के बारे में। आंसर इज ऑप्शन ए, जापान एंड रशिया। दोस्तों कुरिल आइलैंड जो है इट इज एन आर्किपेलागो ऑफ 56 आइलैंड्स। आर्किपेलागो का मतलब एक चेन ऑफ आइलैंड्स बोल सकते हो। देखो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया एंड जापान ने कभी एक पीस एग्रीमेंट साइन नहीं किया, ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से। राइट, रशिया एंड जापान दोनों अपने क्लेम कर रहा है इन आइलैंड्स के ऊपर। इन बीच में, इन सालों में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुआ इसकी ओनरशिप को लेके, पर कभी जापान माना नहीं, कभी रशिया माना नहीं। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी इट इज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये कहाँ है, कौन कौन से कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये सब जानना ज़रूरी है भाई दोस्तों। सो टुडेज क्वेश्चन, perhaps the best known historical enclave existed in Europe from 1949 to 1990. It was a divided city in the heart of a divided nation. Surrounded by a wall, it was a democratic city in the middle of communist Eastern Europe. Name that city. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स, मार्क्स, सजेशंस, इंप्रूवमेंट सजेशंस कुछ भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। इस पीपीटी की पीडीएफ एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाम तक टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।